और डी ब्लॉक के कुछ ऑक्सीकरण संख्या, इनके सामान्य गुणधर्म, और फिर उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, इनके बनाने की विधि तथा इनके रासायनिक गुणधर्म। केवल इतना ही थोड़ा सा टॉपिक्स जानना और इनके सभी तत्वों के बारे में जानना है। जो कि सबसे पहले हम देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व को। जो डी ब्लॉक का तत्व होता है ये रहा टोटल हमारा पूरी पीरियोडिक टेबल। इसमें ये जो टॉपिक्स है पूरी इतनी जो टॉपिक्स है ये टॉपिक्स हमारी है एस ब्लॉक, ये हो गई एस ब्लॉक, और ये हो गई हमारी टोटल यहां से लेके यहां तक ये होती है हमारी पी ब्लॉक। अब ये जो बीच वाली है यहां से लेके टोटल यहां तक यही हमारा होता है डी ब्लॉक। ये होता है हमारा डी ब्लॉक। इतने को हमको पढ़ना है डी ब्लॉक को। अगर यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक के, तो एस ब्लॉक का जो स्तंभ नंबर 1 होता है इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -3, -2, -1। अब ये अक्रिय गैस होती है, इनका होता है 0। अब देखते हैं इनको याद करने का कुछ आसान सा तरीका। सबसे पहले तो एस ब्लॉक को अगर देखेंगे तो ये हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर इधर आ जाएंगे तो बैगन आलू गाजर इन थैला, कंचन सीता गीता सब पब, नाना पाटकर असलम सब भाई, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फलाने चले बारात आई अतरौलियां। फिर उसके बाद हीना नेहा और करीना का एक्सरे रंगीन। और ये हो गया, ये हमारा एस ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया। थोड़े से आसान से शब्दों में हम डी ब्लॉक को भी जान लेते हैं। जैसे एससी से स्कैंडियम से लेके जिंक तक होगा तो ये होगा साइंस टीचर विद्या कर लो मोहब्बत फिर कोई नहीं कहेगा जानू। फिर यारा जरा निभाना मौत तक, रूह पढ़ अर्जेंट सीडी को, लास्ट हफ्ते तक वाव रे, औजत अर PTAUSG, असरब दुबे संभागी हंस, मत दोस्त रोएगा कौन। ये हो गया हमारा डी ब्लॉक। अब यहाँ डी ब्लॉक है जो चीज, ठीक, ये डी ब्लॉक हो गए टोटल। और इन्हीं डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। छोटे से शब्दों में देखेंगे तो डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। और ये रहा हमारा एफ ब्लॉक, ये रहा हमारा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं अति संक्रमण तत्व या अति संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। अति संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इतने से ही निकला है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट श्रेणी से। ये जो है इसको आसान सा तरीका, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गुदगुदाई तब दिल हुआ अरे तुम पर यूं लुट गए, टांगे पर उन पर नजर पड़ी आसमां सिमटा बिजली चमकी, एहसान फरामोश मन चले निकली लड़की। ये हो गया हमारा एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक के सभी तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ये बात हमने आया कहाँ क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है इसलिए संक्रमण तत्व कहते हैं। बट इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। सही इसको कब मानेंगे हम और कैसे मानेंगे? आइए हम टोटल टॉपिक से देखते हैं। जो हमारा था टोटल टॉपिक्स देख लेते हैं हम लोग। ये डी ब्लॉक जो संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण तत्व इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि इनका जो डी ऑर्बिटल्स है, इनका जो डी ऑर्बिटल्स है, ये डी ऑर्बिटल्स संपूर्ण नहीं होता है 1 से लेके 9 तक। ये अगर ऐसे होंगे अर्थात डी ऑर्बिटल्स में 1 से लेके 9 तक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमारा कहलाएगा संक्रमण तत्व, वो कहलाएगा संक्रमण तत्व। अब ये हो गया संक्रमण तत्व। बट इसमें केवल 3 ऐसे तत्व होते हैं जो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, जो कि ये टोटल तीनों हमारे ये हैं, जिसको आसान सा तरीका हम याद कर सकते हैं, जिंदगी कबाड़ा होगी। जिंदगी कबाड़ा होगी या हो गई तो जेडेन कैडमियम और पारा ये 3 ऐसे हैं जो हमारे संक्रमण तत्व नहीं होते, जो हमारे संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। अब ये संक्रमण तत्व नहीं होते हैं,
फिर उसके बाद देखिए संक्रमण तक तो नहीं होते और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। सब क्या होते हैं, धातु होते हैं। और डी ब्लॉक के जो धातु होते हैं और धातु की प्रकृति क्या चीज होती है, सब डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु होते हैं, ये कठोर होते हैं। धातु तो ऑफकोर्स कठोर होगा और इनका द्रव्यमान भी उच्च होता है, इसमें उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। अब बात आती है ये जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एट्रिनियम, जर्मेनियम, नेप्ट्यूनियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, लुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, चांदी और फिर उसके बाद कैडमियम, फिर उसके बाद ये हो गया लेंथेनम, हाफनियम, टैंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, आसियम, इरिडियम, प्लेटिनम, सोना और पारा। फिर वैसे ही हो गया एक्टिनम, रजतोनियम, फिर उसके बाद डोपनियम, फिर उसके बाद नियोर्गिनियम भी बोलते हैं इसको सेपरेनियम वो भी बोलते हैं। फिर उसके बाद बोरियम, फिर उसके बाद हासियम, फिर उसके बाद मेटेनियम, फिर उसके बाद है डार्विस्टेनियम, फिर उसके बाद रैंडजेनियम, फिर उसके बाद कॉपरेंसीनियम, ये हो गया। फिर उसके बाद इनकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है ये क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि अब एक टॉपिक से ले लेते हैं हम लोग, एक टॉपिक से लेते हैं जैसे स्कैंडियम हो गया। तो डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, वो फार्मूला होता है हमारा n-1 d1 to 10 into ns1 to 2 होता है। अब उसी प्रकार से हम स्कैंडियम ले लेंगे तो ये किस क्षैतिज पंक्ति का है, चौथे का। तो यानी कि n बराबर हमारा कितना है, चौथे स्कैंडियम का। वहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसके नजदीकी गैस आर्गन ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये 4s2 हो गया और फिर उसके बाद इसको ले लेंगे, 4 से घटाएंगे तो 3d और पहला एलिमेंट है तो ये 1 हो गया। अब यहाँ बात आएगी जब सबसे कमजोर ऑर्बिटल्स हमारा यस होता है, जब यस क्या आएगा तो स्कैंडियम पे +2 होगा और साथ ही साथ जब डी भी त्याग देगा तो स्कैंडियम पे +3 हो जाएगा, स्कैंडियम पे +3 होगा। इसी के नाते इनकी ऑक्सीकरण संख्या फिक्स नहीं होती है, जिसके कारण इन्हें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं, जिसके कारण इन्हें परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। जैसे हम ले लेते हैं Fe2 और Fe पे +3, ये भी हो गया हमारा। ये कैसे होगा, अब अभी हमने आपको बताया इनका फार्मूला n-1 d1 to 10 ns1 to 2, ये हो गया। स्कैंडियम का अगर इसकी फेरस का लेते हैं तो फेरस का जो हो गया ये होगा हमारा 26। अब इसके अपेक्षाकृत देखते हैं और ये किस होगा, क्षैतिज पंक्ति का चौथे का, तो ये 4 हो गया। अब इसको करेंगे तो 4s2 हो गया और फिर उसके बाद 3d, छठवां इलेक्ट्रॉन 26वां है तो अर्थात 6 लगेंगे। अब ये जब 2 त्यागेगा तो Fe पे कितना हो जाएगा, +2 और D में होते हैं टोटल हमारे 5 ऑर्बिटल्स। अब 5 ऑर्बिटल्स में अगर हम इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो एक इसमें भराएगा, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें और एक भराएगा हमारा यहाँ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा तो Fe पे +3 हो जाएगा, Fe पे +3 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स जो भरे जाते हैं ये 2 तरीके से भरे जाते हैं, एक क्लॉक डायरेक्शन होता है, एक एंटी क्लॉक डायरेक्शन होता है। जो क्लॉक डायरेक्शन होता है इनकी घूर्णी क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम संख्या +1/2 होती है। जो एंटी क्लॉक डायरेक्शन बोला जाता है इनका होता है -1/2 होता है, -1/2 होता है। तो ये किस तरीके से हम जान सकते हैं इनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। फिर उसके बाद डी ब्लॉक के जो संक्रमण है, ठीक संक्रमण के कारण इनके अधिकांश यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी ऑर्बिटल्स में 1 से लेके 9 तक यानी कि 1 to 9 अगर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये होता है हमारा रंगीन। हमने अभी आपको आवर्त सारणी में बताया, कि ये टोटल केवल 3 एलिमेंट्स हैं हमारे। ये जो 3 एलिमेंट्स हैं अर्थात जिंदगी कवाड़ा होगी, ये हो गया। ये 3 एलिमेंट्स जो है हमारे संक्रमण नहीं होते हैं,
क्यों नहीं संक्रमण होते हैं? क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल्स संपूर्ण भर जाता है, अर्थात जो जितने इलेक्ट्रॉन्स जितने हमारे एलिमेंट्स हुए बचे, इन सभी एलिमेंट्सों का जो होगा ये अंतिम इलेक्ट्रॉन्स में 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जिसके कारण हम लोग इन्हें बोलते हैं रंगीन। अधिकांश यौगिक क्या होते हैं? रंगीन। फिर उसके बाद अगर ये जो है डी 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 उसमें 0 आ जाए चाहे तो 10, चाहे डी 0 रहे चाहे डी 10 रहेगा, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा रंगहीन। क्या कहलाएगा? रंगहीन। रंगहीन। जैसे स्कैंडियम पे +3 ले लेंगे तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? हमारा नजदीकी गैस कार्बन हो गया, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 3D1 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 4s2। तो जब 3 लग गया तो यानी क्या है? ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात इसमें 0 डी वाले में देखिए 0 इलेक्ट्रॉन्स आया, चाहे तो 10 आएगा तो वो कैसा होगा? रंगहीन होगा। कैसा होगा? रंगहीन होगा। फिर उसके बाद ये टॉपिक्स हो गई। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यानी कि फेरस, निकेल और प्लेटिनम जैसे तत्व उपयोग कई अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का काम करते हैं। इनका जो सबसे ज्यादा यूज होता है, इनका यूज जो होता है वो सबसे ज्यादा उत्प्रेरक के लिए किया जाता है। डी ब्लॉक के सभी तत्वों का यूज उत्प्रेरक में होता है, और इनका एक विशेष पॉइंट और बनता है जिसको CMA में निरूपित करते हैं। इनकी जगह भी यूज होता है इनका, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु। ये केंद्रीय धातु परमाणु होता क्या चीज है? ये केंद्रीय धातु परमाणु होता क्या चीज है? जब हम पढ़ेंगे यौगिक, अर्थात उत्संयोजक यौगिक पढ़ेंगे जिसे बोला जाता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक, उन्हीं में हम पढ़ते हैं। अगर कोई चीज देख, जैसे आप लोगों को पहले चैप्टर मिला होगा विलयन में, हमारा एक फार्मूला मिला होगा Cu2Fe CN6, अर्थात प्रयोगशाला में कॉपर फेरोसाइनाइड, प्रयोगशाला में कॉपर फेरोसाइनाइड को अर्धपारगम झिल्ली लेते थे, अर्धपारगम झिल्ली लेते थे। तो इसी को जो है ये टोटल जो चीज है ये वाला, इसी को हम लोग केंद्रीय धातु बोलते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु सबसे ज्यादा किस ब्लॉक का होता है? डी ब्लॉक का होता है। केंद्रीय धातु परमाणु टोटल किसका होता है? डी ब्लॉक का होता है। इनके देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला भी बताया है, n-1 T1 to 10 ns0 to 2। फिर उसके बाद जिंक, कैडमियम और पारा, ये ऐसे तत्व हैं जो संक्रमण नहीं माने जाते हैं। हमने बताया जिंदगी कबाड़ा होगी, ये हो गया। मैग्नीशियम की जो होती है ऑक्सीकरण संख्या सबसे उच्च होती है, मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या उच्च होती है। जैसे अगर हम देख लेंगे इस ब्लॉक में, तो ये जो चीज है ये स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक ऑक्सीकरण संख्या सब बढ़ती है, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। फिर उसके बाद फेरस की ऑक्सीकरण संख्या घटती रहती है, अर्थात इसका जो होता है वो +2 होता है, +2 होता है। तो इसी के कारण ये कहा गया है कि मैग्नीज का जो है, ठीक, ये मैग्नीज जो है इसी की जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी, अर्थात इसकी ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है। इनकी जो संरचनाएं होती हैं वो जालिकी संरचना होती है, इनकी संरचनाएं जालिकीय संरचना होती है। अब जालिकी संरचना का जो मतलब है वो BCC है, BCA है, FCC है और फिर उसके बाद FCA है। ये जालिकी संरचना होती है इनकी। ये इतने तरीके से 4 तरीके से होते हैं ये। फिर उसके बाद देखते हैं हम अगली टॉपिक्स। ये देखिए स्कैंडियम का +3 हो गया, टाइटेनियम का +4, वैनेडियम का +5, ये +3 +6 और ये 7 हो गया, 2 से 7 हो गया, 2 से 3 हो गया, 2 से 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, इलेक्ट्रोफिल्ट्रेशन यहाँ भी 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए डी ब्लॉक के 2 महत्वपूर्ण यौगिक बनते हैं जिन्हें मेटलाइट भी बोलते हैं, नंबर 1 हो गया हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, नंबर 1 पोटेशियम डाइक्रोमेट और दूसरा हमारा होगा जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा,
दूसरा जो होगा वो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। ये हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4। अगर आक्सीकरण अवस्था देखी जाए तो इसमें का इसका जो होता है इसका +1 होता है और ये होता है इसका -2, तो 7 × 14 2 का 9 काटेंगे तो इसकी आक्सीकरण संख्या 6 की आएगी। और इसमें देखेंगे मैंगनीज का, देखिए यहाँ कितना लिखा गया है 7, तो 7 लिखा गया है तो इस पे -2 का होता है तो 4 × 8, ये +1 का होता है, घटाएंगे तो इसकी आक्सीकरण संख्या 7 की आ गई। तो ये दोनों हम यहाँ पढ़ते हैं जो तो यहाँ जो इस तरीके से यहाँ इन्हें क्या बोलते हैं मेटलाइट बोलते हैं, अर्थात को मिश्र धातु के रूप बोलते हैं। अब ये क्या चीज होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है ये आक्सीकारक होता है, ठीक, यानी कि कलर पोटेशियम परमैंगनेट इसके क्रिस्टलिक बैंगनी रंग के होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इसमें मैंगनीज की आक्सीकरण संख्या +7 होती है, यहाँ +7 दिया गया है। मैंगनीज की अधिकतम अवस्था जो होती है वो अम्लीय, क्षारीय और उदासीनी तीनों नेचर में माध्यमिक आक्सीकारक का काम करती है। उपयोग के लिए लिया जाए तो इनका कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद जैसे कुएं का पानी साफ करने के लिए काई जम जाती है तो उसे एक पदार्थ डाला जाता है उसमें जिसका नाम रेजेंट होता है, रेजेंट के लिए भी इनका यूज किया जाता है। फिर उसके बाद पोटेशियम क्रोमेट जो है ये चमकीले नारंगी रंग का होता है। फिर उसके बाद इसमें क्रोमियम की आक्सीकरण संख्या +6 होती है। अभी जस्ट हम यहाँ बताए हैं कि +6 होती है, 7 × 14 और फिर उसके बाद 2 × 2 घटाएंगे तो टोटल हमारा यहाँ 12 बचेगा, 12 को 2 से काटेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्षारीय माध्यम पीले माध्यम में बदल जाता है, पीला अम्लीय माध्यम में फिर से नारंगी रंग में बदल जाता है। चमड़ा उद्योग में पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। कांच की सफाई के लिए भी क्रोमिक एसिड के रूप में यूज करते हैं। जब पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले को ब्रीथ टेस्ट करते हैं, ब्रीथ टेस्ट एनालाइजर करते हैं, तो भी यहाँ भी उसी का यूज होता है। देखिए कहा गया है कि अगर ड्राइवर शराब पिया है तो नारंगी गोल हरा हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम का +6 से बदलकर +3 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो है MnO2 और KOH का ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया कराएंगे तो MnO4 हमारा तैयार होगा। ये रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि और इधर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। फिर उसके बाद कुछ तत्व के जो सामान्य सूत्र होते हैं, हम एक चीज और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसा बनता है कि अगर जो d ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल्स में ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स पाया जाएगा तो ये जो होगा ये होगा हमारा चुंबकीय गुण दिखाएगा, चुंबकीय गुण दिखाएगा। और फिर उसके बाद अगर d 1 to 9 मिल रहा है तो ये हो जाएगा हमारा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय दिखाएगा। और चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो होता है μ = √n × n+2, ये होता है इनका जो मात्रक होता है बोर मैग्नेटिक यूनिट में माना जाता है, बोर मैग्नेट में माना जाता है चुंबकीय आघूर्ण का। इसी के साथ चैप्टर इज क्लोज।